हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खत्म। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी का जो इंपॉर्टेंट बैच है मिशन रेलवे 2024, इस बैच को हम लोग शुरू करते हैं आगे की ओर। और अभी आपको पता होगा इस डे फर्स्ट में हम लोगों ने बैक टू बेसिक्स यानी हमारे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको शुरू किया था और काफी सारी चीजों के बारे में कल हमने डिस्कशन किया था। आज हम इस क्लास में और आगे जो हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सारे के सारे स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी बच्चे बता दीजिए आवाज और वीडियो सेशन एकदम सही चल रहा है क्या। एक बार सभी बच्चे जय हिंद का मैसेज जरूर लिख दीजिएगा। ओके, तो फिर सेशन को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। ओके, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी बच्चों के मैसेज मैं देख पा रहा हूं। कुंदन, विकास, सुशीला, अनंत कुमार, शुभम, थोड़ा फास्ट मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन मैं पढ़ लेता हूं। दीपराज, श्याम, नीतीश, दुर्गेश, आर्यन, अमन, सुनील, कशवा, ऋतिक, मुकेश, प्रभात, कुलदीप, अनुज, अब्दुल, ब्रिजेंद्र, दीपक यादव। चलिए, सभी बच्चों का वेलकम है और उम्मीद करता हूं कल का सेशन आप सभी ने जरूर देखा होगा। आज हमारे ये सेकंड क्लास है और उम्मीद करता हूं इस क्लास से आप लोगों को इस बैच के बारे में और बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो जिस भी बच्चे को ये बैच ज्वाइन करना है अपने बैच की टाइम पर शुरुआत कर लीजिए। अभी हम लोग बेसिक चीजों को थोड़ा पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम लोग हमारे जो टॉपिक्स है उनको शुरू करने वाले हैं। इस बैच में कंप्लीट आपका मैथ्स रहेगा। लाइव क्लासेज रहेगी रात 10 बजे। अब देखिए 10 बजे आप सब लोग चारों ओर आपके जहां भी आप पढ़ रहे होंगे बढ़िया से शांति वांति है, कोई शोर शराबा बिल्कुल नहीं है। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट आपको स्टडी पर करना है। ओके, क्लास का टाइमिंग अपना रोज 10 बजे का रहता है जिस भी बच्चे को ये क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है, और अपना नोट्स वगैरह जरूर बनाना शुरू कर लीजिएगा। एक कॉपी मैंने कल भी बताया था किस फॉर्मेट में लेकर आनी है, वो सारी डिटेल आप सभी बच्चों को पहले ही बता चुके हैं। चलिए, तो इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। और कल मैंने आप लोगों को सबसे पहले मैंने जीरो से शुरुआत की थी बैच की और मैंने जीरो एक दो अंकों के बारे में 9 तक बताया था। फिर मैक्सिमम डिजिट और मिनिमम डिजिट के बारे में जानकारी दी थी। फिर हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी आरोही और अवरोही क्रम के बारे में पढ़ा। स्थानीय मान, जातीय मान, उसके बारे में पढ़ा। फिर मैंने आप सभी बच्चों को बताया था कि किस तरीके से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों चीजें मैंने आपको सिखाई थी। और वो चारों चीजें हमने सीखी थी संख्याओं के ऊपर, फ्रैक्शन के ऊपर और डेसिमल के ऊपर, हर तरह की चीजें। तो आज के सेशन में हम लोग आगे की चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं और जो भी आगे कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ते हैं। अभी हमने कोई भी टॉपिक शुरू नहीं किया, अभी हम लोग बेसिक चीजों को थोड़ा वापस रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप चीजों को और बेहतर ढंग से समझ पाए, ताकि आगे जब हम चीजों को पढ़ें तब आपको इनमें कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। एक सेकंड के लिए थोड़ा आगे बढ़ना। डिवीजन तक पढ़ चुके हैं। चलिए, तो आज हम जो शुरुआत करने वाले डियर स्टूडेंट्स, गणित का सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आपके इन सारी चीजों को लेकर चलने वाला है। और जहां भी हम गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमें इस नियम की सबसे ज्यादा गणित में, मैथ्स में जरूरत पड़ने वाली है और वो नियम है बोर्ड मास का नियम। और आज के बाद आप इसको वी बोर्ड मास से याद रखिएगा, क्योंकि वी यानी इस विनकुलम का मतलब होता है रेखा बंधनी। ये एक बहुत जरूरी चीज है जो आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। एग्जाम में ये चीज अब वर्तमान में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, तो आप सभी बच्चों को इसके बारे में भी बढ़िया से जानकारी होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें मैं डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले आप इस चीज को समझिए, आपने जो नियम सुना है बोर्ड मास का नियम, गणित में क्या होता है, कोई भी चीज की आप गणना करते हो, चाहे वो जोड़, बाकी, गुणा, भाग की कोई सीरीज आ जाती है, तब आपको डिसाइड करने में दिक्कत होती है ना, भी किसको पहले करे किसको पहले करे। उस चीज का सॉल्यूशन है ये बोर्ड मास का नियम। तो ये नियम हमें ये कहता है कि सबसे पहले हमें विनकुलम यानी जो रेखा बंधनी है इसको सर्वप्रथम हल करना है। रेखा बंधनी ऐसे बनी हुई आती है, देखिए 24 डिवाइड 6 प्लस 2, और ये ऐसे रेखा बंधनी बनी हुई आती है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर जिस बच्चे को पता नहीं है वो बच्चा क्या करेगा,
जिसको अगर रेखाबंदी की जानकारी नहीं है बोर्ड मास के नियम की, वो तो यही कहेगा ना सर पहले डिवाइड आता फिर मल्टीपल, ये चीज उसने कभी ना कभी पढ़ी होगी, तो पहले डिवाइड कर लेगा और फिर इसमें ये दो जोड़ लेगा तो रिजल्ट उसका 6 आ जाएगा। जबकि इसका रिजल्ट 6 नहीं आने वाला, ध्यान रखना। इसका रिजल्ट फिर क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब ये रेखा बंधनी दी हुई है तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें चाहे प्लस हो, इसमें चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीपल हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, वो प्रक्रिया हमें सबसे पहले फॉलो करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, ये डिवाइड पहले हल नहीं करेंगे, पहले जो इस विनकुलम यानी रेखा बंधनी के अंतर्गत है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 6 और 2 हो गया 8, तो 24 डिवाइडेड बाई 8, तो इसका जो सही रिजल्ट बनेगा वो हो जाएगा 3। अब आप खुद सोच के देख लीजिए, जिस बच्चे ने थोड़ा सा ढंग से नहीं पढ़ा, वो जो कहता है सिर्फ बोर्ड मास पढ़ के चला गया, वी के बारे में जानकारी, विनकुलम की जानकारी नहीं है, उस कंडीशन में उसको ये दिक्कत होने वाली है। अब बताओ ये चीज कैसे काम करती है, आपको समझ में आया या नहीं आया, बताओ। ये चीज अब क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ओके, चलिए, तो याद रखना पहले इस प्रक्रिया को हल करना है, ठीक है। अगर इसको ऐसे हल कर लिया ना 24/6 + 2, तो भाई इसका रिजल्ट तो आप 4 कर दोगे, 4 और 2 तो फिर 6 आ जाएगा, तो फिर पूरी त्रुटि होने वाली, ध्यान रखना। तो सबसे पहले रेखा बंधनी। अब मैं बात करता हूं बोर्ड मास के नियम की, तो उम्मीद करता हूं छोटा सा कॉन्सेप्ट जो पहले मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस वी बोर्ड मास में वी का मतलब तो विनकुलम, वी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट अब 3 तरह के होते हैं, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले देखिए छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ये तीनों चीजें क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं ऑफ की। ऑफ को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, का। ध्यान से समझिएगा, ऑफ को बोलते हैं का। उसके बाद अब कहोगे सर इस ऑफ को मैं समझाऊंगा, अभी देखो, डी फॉर डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डी फॉर डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। देखो इस ऑफ का मतलब, ध्यान से सुनना, इस ऑफ का मतलब भी गुणा होता है, इस ऑफ का, इस एम का मतलब भी तो गुणा होता है। लेकिन आप कहोगे सर फिर दोनों में फर्क क्या है, ये जो ऑफ वाला मल्टीपल है ना, इसकी बारी डिवाइड से भी पहले आती है। तो आज के बाद आप क्या करना है, आपको एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है। वो क्या, ये रेखाबंदी ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इस जो ऑफ वाला मल्टीपल है ना, इसको मल्टीपल के साथ ऐसे ऊपर ओ बना दिया करो, ताकि आपको ध्यान रहे कि मुझे ये डिवाइड से भी पहले इसको हल करना है। क्या बात समझ में आई सभी को? इस तरीके से ये प्रक्रिया फॉलो की जाती है। सबसे पहले रेखाबंदी, फिर ब्रैकेट, ये भी नहीं हो, ब्रैकेट में भी पहले छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये नहीं हो तो फिर हम ऑफ को हल करते हैं, नहीं तो फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में किया जाता है। अब बताओ इसमें कोई भी कंफ्यूजन है क्या? बात समझ। एक बच्चा कह रहा है सर अगर विनकुलम 3 अंकों पर, कोई बात नहीं, अगर 3 अंकों पर है ना, इससे कोई फर्क नहीं, फिर उसके अंदर तो प्रायोरिटी वो मिलेगी। जैसे ये हो गया मान लो, इसमें अगर ये ऊपर लगा हुआ है, अब कहोगे सर अगर ऐसा आ गया तो फिर क्या करेंगे? इसमें तो फिर देखो, आप बताओ, पहले ये हल नहीं करेंगे, हमें हल तो इसको ही करना है, और इसमें फिर डिवाइड की बारी पहले आएगी, 2, 2 + 2 तो रिजल्ट हो गया 4, और फिर इसका 24 का 4 से डिवाइड तो रिजल्ट 6 हो गया। तो अगर मान लो 2 ही वैल्यू है तब तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेना, 3 या 4 आ जाए तब आपको इस तरीके से हल करना। उम्मीद करता हूं धर्मवीर आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए, तो बोर्ड मास का ये नियम था कि सबसे पहले ये अपना वी बोर्ड मास था। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट रेखाबंदी को हल किया हमने, फिर ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ जिसको हम का बोलते हैं, डी फॉर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उम्मीद करता हूं इस चीज में आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए, अब कहोगे सर हमने ये सीख तो लिया है, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करवा दीजिए। तो ये हमने बोर्ड मास से संबंधित कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं। आप लोग मुझे बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या उत्तर बनने वाला है, जल्दी से बताइए,
जल्दी से बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबका कमेंट बॉक्स में देख लेते हैं किस किस बच्चे के आंसर्स बन रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। एक सेकेंड। ओके, दो तीन लाइनें आएगी उसको भी हल करेंगे। पहले अपन इसको सीखते हैं, एक एक स्टेप को सीखते हैं। 10 लाइनों वाला भी हल करेंगे, भिन्नों वाला भी हल करेंगे, चिंता नहीं करें। पर अभी एक बार बेसिक चीजें थोड़ा हमें सीखना है। तो सबसे पहले अभी मैंने बोला था रेखाबंदी को पहले हल करना है। तो 24 डिवाइड 6 और 2 हो जाता 8, तो रिजल्ट बन गया 3। ये चीज क्लियर हो चुकी है सभी बच्चों को। इसको हल करते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहां ध्यान से सुनना, सबसे पहले इस ब्रैकेट की बारी आएगी। और इस ब्रैकेट में देखिए 24 डिवाइड 6 इंटू 4 था, तो आपको सीधा दिख रहा है 6 से ये कितनी बार, 4 बार, 4 इंटू 4 16। इस 16 का इधर मल्टीपल 10 इंटू 16, तो आप बताइए रिजल्ट हो गया 160। तो मैंने लास्ट में इस 160 को डिवाइड करेंगे 80 से, और जैसे ये 80 से डिवाइड होगा तो अपना रिजल्ट आ जाएगा 2। तो फर्स्ट वाले का रिजल्ट तो 3 बनना चाहिए, सेकंड वाले का रिजल्ट 2 बनना चाहिए। अगर ये दोनों रिजल्ट आपके बन रहे हैं, इसका मतलब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया। तो देखो, सबसे पहले मैंने छोटे ब्रैकेट को हल किया, फिर मैंने बड़े ब्रैकेट को हल किया, और उसके बाद मैंने डिवाइड को हल किया। तो प्रोसेस अगर फॉलो कर लिया है तो वैल्यू कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, आपका रिजल्ट 100% सही आएगा, वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो। चलो एक क्वेश्चन में और रखो आपके लिए, एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। एक बच्चा कह रहा सर 2-3 लाइनों का अगर ऐसा कुछ बन जाए तब कैसे करना है, तो वो लिख रहा हूं मैं, देखो सुनो। अगर ऐसा सवाल आ जाए 5 डिवाइड 5 इंटू 5 माइनस 5 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइड 5, फिर प्लस 5 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइड 5 इंटू 5 प्लस 5, इतनी बड़ी भी कैलकुलेशन आएगी ना, तो आज के बाद आप नहीं घबराओगे। रीजन ये है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि मुझे इस सीरीज को हल कैसे करना होता है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले आपको इस इतनी बड़ी सीरीज से नहीं घबराना कि कितनी वैल्यू जा चुकी है। हमें अपने प्रोसेस पर बिलीव करना है कि इसमें ब्रैकेट में सबसे पहले हम डिवाइड को हल करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। अगर ये प्रोसेस पर आपका बिलीव है तो 100% इसका रिजल्ट यहां पर बनेगा ही बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इस डिवाइड को हल करूं। मुझे एक और डिवाइड यहां भी दिख रहा है, मुझे एक और डिवाइड यहां भी दिख रहा है, यानी मैं सबसे पहला जो समाधान करूंगा मैं इस डिवाइड का समाधान करूंगा। ओके, तो क्या करना, ध्यान से सुनना। 5 डिवाइड 5 तो हो गया 1 इंटू 5 माइनस 5 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइड 5 एक। एक बच्चा पूछ रहा सर विनकुलम में रिजल्ट माइनस में आए, तो मैं इसका समाधान बताता हूं अभी, ठीक है मनोज, सुनना। तो ये देखो रिजल्ट 1, 5 माइनस 5 प्लस 5 इंटू इसका रिजल्ट 1, और इसका रिजल्ट भी 1 इंटू 5, और फिर प्लस का 5। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब बारी मल्टीपल, ये भी मल्टीपल, ये 3 मल्टीपल, ध्यान रखना। इस बार इसका रिजल्ट आया और आगे देखो दोनों में, यहां भी मल्टीपल का साइन था, यहां भी मल्टीपल, तो तीनों का मल्टीपल आ जाएगा। तो ये बन गया 5 एकम 5 माइनस 5 प्लस 5 प्लस 5 माइनस 5m 25 प्लस 5। अब देखो, अब क्या करना है, डिवाइड मल्टीपल, अब प्लस की प्रक्रिया। तो 5 और 5 10, 5 15, 5 20, और माइनस का 5 और 25 हो जाते माइनस 30, तो रिजल्ट आ गया माइनस का 10। तो फाइनली जो आंसर बनेगा माइनस का 10 जो है वो हमारा परफेक्ट एंड राइट आंसर बन जाएगा। लेकिन आपको प्रोसेस को याद रखना है कि मुझे सबसे पहले डिवाइड को हल करना है, फिर मुझे मल्टीपल को हल करना है, फिर मुझे प्लस को हल करना है, लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन करना है। इस चीज को अप्लाई कर लिया तो आपका रिजल्ट कभी गलत नहीं होगा। अब सभी बच्चे बताओ, बात समझ में आई क्या सभी को? चलिए, तो यहां तक की बात उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। बुक के बारे में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, अपनी बुक तैयार हो रही है रेलवे के लिए, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपके लिए बिल्कुल बढ़िया से बुक अवेलेबल कराई जाएगी, उस टाइम आप मंगवा लीजिएगा। अभी प्रयास करा, अब जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है। अब देखो मैं आपको सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाला हूं। यूं समझ लो, जो बच्चे का सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है ना, वो इन साइन से रिलेटेड होता है। और वो कंफ्यूजन आप सभी का आज दूर होने वाला है कि ये जो मल्टीपल करते हैं, हमें ये साइन चेंज कैसे करना होता है, इस चीज को हम लोग बढ़िया से हल कर लेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना। अब देखो जोड़ में तो क्या होता है, देखो ये 20 है प्लस का, ये माइनस का 16 है, तो रिजल्ट आ गया प्लस का 4। ये 16 और ये माइनस का 20 है, तो रिजल्ट माइनस का 4। जोड़ और माइनस में क्या होता है, जिसका साइन वैल्यू ज्यादा है रिजल्ट उसी फॉर्मेट में आएगा। भाई अगर प्लस का वेटेज ज्यादा है ना तो रिजल्ट प्लस में आएगा, माइनस का वेटेज ज्यादा है ना तो रिजल्ट माइनस में आएगा। तो जोड़ और घटाव में तो कोई दिक्कत है नहीं, हमें सीखना होता है गुणे और भाग में। और ये चीज ही हमें सबसे ज्यादा जो है, जब कैलकुलेशंस करते हैं ना तो परेशान करती है। लेकिन आप बताओ, जब हम इन चीजों को शुरू में ही सीख लेंगे तो आगे जब मैं गणना कराऊंगा ना तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। तो ध्यान से सुनना कि हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप गुणा करते हो तो समान साइन का गुणा, ध्यान से सुनना, ये भी प्लस तो उसका गुणा भी प्लस आएगा, माइनस और माइनस तो उसका गुणा भी प्लस आएगा। यानी अगर मैं सरल भाषा में बात करूं तो समान साइन का गुणा हमेशा प्लस में आता है। वापस सुनना, समान साइन का गुणा हमेशा प्लस में आता है। इक्वल जो साइन होंगे उनका जो मल्टीपल है वो प्लस में आएगा। जैसे देखो, ये भी प्लस का 4, ये प्लस का 5, दोनों प्लस के है ना, तो रिजल्ट भी प्लस का। माइनस का 4 माइनस का 5, तब भी माइनस और माइनस का गुणा प्लस 20 होगा। तो आज के बाद ध्यान रखना, समान साइन का गुणा हमेशा प्लस और विपरीत साइन का गुणा माइनस आता है। ये देखो विपरीत, माइनस प्लस तो देख लो माइनस आया, प्लस माइनस तो देख लो माइनस। विपरीत साइन होते ही रिजल्ट हमेशा माइनस में। एक माइनस का एक प्लस का रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा, एक प्लस का बाद वाला माइनस का तब भी रिजल्ट माइनस में। तो सरल भाषा में कॉपी में लिख लो, एक लाइन में लिख लो बस, समान साइन का गुणा हमेशा प्लस में होता है उत्तर, और विपरीत साइन आते ही गुणा हमेशा माइनस में आता है। अब बताओ एक बार सभी बच्चे मुझे यस का मैसेज, और ये सेम चीज भाग में काम आती है। ऊपर भी प्लस की वैल्यू, नीचे भी प्लस की तो रिजल्ट प्लस में, माइनस की तब भी रिजल्ट प्लस में। -10 -5 तो देख लो पॉजिटिव 2 बना, लेकिन अगर ऊपर वैल्यू प्लस की नीचे माइनस की तब भी रिजल्ट माइनस में, ऊपर माइनस नीचे प्लस की तब भी माइनस में। तो समान साइन का गुणा तो देख लो प्लस में आया, तो वैसे ही समान साइन का भाग भी प्लस में आता है, और विपरीत साइन का गुणा माइनस में आया, विपरीत साइन का भाग भी माइनस में आता है। सभी बच्चे एक बार जल्दी से बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट वाकई में समझ में आया? गुणे में भी वही प्रक्रिया होती है, भाग में भी। आज के बाद ऐसे देखने को मिल जाए ना तो सीधा माइनस से माइनस ऐसे कट के रिजल्ट प्लस का 5 आएगा। और अगर एक वैल्यू भी माइनस और एक वैल्यू प्लस हो गई तब रिजल्ट हमेशा माइनस का आएगा, ध्यान रखना है। तो समान साइन का गुणा प्लस बनता है, विपरीत साइन का गुणा माइनस बनता है। मुझे सभी बच्चे बताओ, क्या मैं इस चीज को मानूं कि आपको समझ में आ चुकी है? यस और नो? एक बच्चा कह रहा सर डिनोमिनेटर माइनस में हो, ये देखो ये रहा ना भी डिनोमिनेटर, ये माइनस में ही तो था डिनोमिनेटर। तो देखो डिनोमिनेटर ये दोनों वैल्यू चाहे ऊपर वाली माइनस में हो या नीचे वाली, एक भी माइनस और एक प्लस होते ही रिजल्ट माइनस में आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है। और अगर वाकई में ये चीज समझ में आई है तो आप सभी बच्चों को एक चीज का जवाब देना है।
और वो चीज ये है, देखो अगर वाकई में समझ में आया है तो वो ये है, ये गुणा करके बताना, 2 इंटू +3 इंटू -4 इंटू -3 इंटू +4 इंटू -2 इंटू -3। छोटी वैल्यू कर लेते हैं आपके लिए, 2 कर देते हैं, इधर भी 2 कर देते हैं, ताकि गुणा करो आप बस। अब ये गुणा करके बताओ, तब मैं मानूं कि वाकई में आपको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आज परमानेंट क्लियर हुआ है। अगर ये कर लोगे ना, तब मैं मानूंगा कि हाँ वाकई में आपको समझ में आया है। क्योंकि समान साइन का गुणा प्लस में रखना, विपरीत साइन का गुणा माइनस में रखना। अब मैं वेट कर रहा हूं कितने जनों का आंसर्स आते हैं, जल्दी बताओ। चीजों को आप खुद अप्लाई करोगे ना, तब चीजें सीख पाओगे। और ध्यान रखना, मैं छोटी से छोटी बात बता रहा हूं, हर उस विद्यार्थी को लेकर चल रहा हूं, यूं समझ लो वापस आप स्कूल की दुनिया में एक बार आ गए हो। मैंने अभी ना तो कोई टॉपिक शुरू किया है, एकदम जीरो से बातें वापस शुरू की है। अब इससे कम फिर कुछ भी नहीं है अभी गणित में। इतना कम लेवल से, इतनी बेसिक बातों से अभी तक किसी टीचर ने शायद ही आप लोगों को शुरुआत की होगी, और की है तब तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है। अभी स्टूडेंट को यही चीजें जो है आगे चलकर बहुत परेशान करती है, तो इनको एक बार वाकई में सीखना है तो डेफिनेटली आपको इनको एक बार तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। चलो, बहुत सारे बच्चों ने, आधे से ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं 422, 432, कुछ प्लस में जा रहे हैं, कुछ माइनस में जा रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं आपका गुणा चलो क्लियर कर देता हूं। गुणा क्या आएगा, 3 दूनी 6, 12, 36, 72, 144 इंटू 3, 144 इंटू 3 देखिए 12, 12 1 13, 3 1 गुणा 432 आएगा। चलो ये चीज मैंने आपको बता दी, गुणा 432 आएगा। चलो आप गुणे में अब दिमाग मत लगाओ, आप सिर्फ प्लस माइनस में दिमाग लगाइए। आपके हिसाब से वैल्यू क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव बनेगी? तो सुनिए ध्यान से कि माइनस और प्लस का गुणा माइनस, या माइनस हुआ, फिर देखना माइनस और माइनस का गुणा प्लस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, माइनस और माइनस गुणा प्लस, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस। तो ये जो रिजल्ट है ना, माइनस का 432 बनेगा। वापस ध्यान से सुन लो, माइनस और प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस और प्लस फिर माइनस, माइनस और माइनस प्लस का, प्लस और माइनस माइनस का। अब आपको तो मैं एक एक करके बता देता हूं ताकि चीज क्लियर हो। 2 इंटू 3 -6, यहां आ गया, यहां तक बात पहुंची अभी है ना। आगे देखना, -6 इंटू -2 प्लस का 12, 12 इंटू -3 माइनस का 36, 36 इंटू 2 प्लस का 72, 72 इंटू -2 माइनस का 144। और कहां तक पहुंचे वापस देख लो, 3 दूनी 6 माइनस का, एक बार ये हटा देता हूं है ना, कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू थी 3 इंटू 2 -6, -6 इंटू -2 प्लस का 12, 12 इंटू -3 माइनस का 36, -36 इंटू 2 माइनस का 72, और यहां तक हो चुका 3 6 12 36, 36 दूना 72, ये माइनस का 72 आ गया। और 72 इंटू -2, -72 इंटू -2 प्लस का 144, और प्लस का 144 इंटू -3, तो माइनस का 432। अब आप बताओ, इतनी गणना करने के बजाय आपको ऐसे करना ठीक रहेगा? ओके, और आप ऐसे भी समझ जाया करो, सिंबल को भी समझो मल्टीपल में कैसे काम करता है। देखो, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस, लास्ट में माइनस आया, और माइनस का 432 इज द करेक्ट आंसर। तो किसी को डायरेक्ट समझना था वो भी मैंने बता दिया, और एक एक वैल्यू को सॉल्व करके भी आपको समझा दिया गया। चलो, उम्मीद करता हूं उस बात में कोई तकलीफ अब आपको नहीं रहेगी। आज के बाद इस साइन में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आई? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली विशेष बात, अब मैंने आपको जब गुणा और भाग की प्रक्रिया बता दी है, तो अब मैं सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो है एक दूसरे का पक्षांतरण करना। बात समझ में आई?
पक्षांतरण करने का मतलब होता है प्लस की वैल्यू को उधर भेजना, माइनस की वैल्यू को उधर भेजना। तो सबसे पहले क्या करने का, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सर ये माइनस और प्लस राइट से करना है या लेफ्ट से? दीपक ये राइट से करो चाहे लेफ्ट से करो, आपका रिजल्ट उसी फॉर्मेट में, बाकी इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। बात समझ, इसको फॉलो करोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली है, ठीक है। बाकी गुणे में ध्यान रखना, गुणे में चाहे इधर से गुणा करो चाहे इधर से गुणा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे चल के मैं क्रम विनिमय का नियम बताऊंगा, वो नियम यही कहता है कि जोड़ और गुणे में आगे पीछे लिखने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा सर -2 की पावर 3 होगा तब कैसे करेंगे? अरे -2 की पावर 3 का मतलब -2 का गुणा 3 बार। तो आप एक काम करो ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो आएगा, लेकिन देखना माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस हो गया माइनस, तो वो रिजल्ट होगा माइनस का 8। अगर ऐसा कभी आ जाए तो उसको इस तरीके से हल करना है, ठीक है भी आकाश। चलिए अब बात आती है पक्षांतरण की। तो पक्षांतरण में होता है डियर स्टूडेंट, प्लस की वैल्यू जब बराबर के उधर जाती है माइनस की, माइनस की वैल्यू जाती है प्लस की, गुणे की वैल्यू जाती है डिवाइड की, और डिवाइड की वैल्यू उधर जाते ही गुणे की हो जाती है। पक्षांतरण करते हैं, एक दूसरे को उधर भेजते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक्स बता रहा हूं, सभी बच्चों को क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या टॉपिक चल रहा है। अभी हम लोगों ने हमारा नया बैच शुरू किया है, जिसकी मात्र और मात्र सेकंड क्लास अभी चल रही है, दूसरी क्लास। ओके, तो ये देखिएगा प्लस की वैल्यू माइनस, ये देखो प्लस 40 था, उधर आते ही -40, माइनस की वैल्यू उधर प्लस की, तो देखो माइनस का 16 था, इधर आके देख लो प्लस का 16, गुणे वाली वैल्यू उधर जाते ही भाग में, ये गुणा 4 था ना, इधर आके भाग 4 हो गया 14, और यहां देखो भाग वाली वैल्यू गुणे में, तो भाग वाली इधर गुणे में होगी 56 इंटू 4 हो चुका 224। ये छोटी सी बात है ना, आगे चलकर अपने बहुत काम आने वाली है। जब वैल्यू को उधर उधर भेजा जाएगा ना, तब ये बहुत काम आएगी। बात समझ में आई? एक और चीज हमें सीखनी है कि जब यहां से स्क्वायर हटता है ना, यहां रूट लगता है, और यहां जब रूट हटता है ना, तो सामने हमेशा स्क्वायर लगता है। इसको मैं सरल भाषा में समझाऊं तो ऐसे देखो, एक्स स्क्वायर बराबर 64 है ना, तो जब ये स्क्वायर हटता है ना, तो यहाँ रूट लगता है, तो एक्स का मान आ गया 8। वैसे ही अगर ये ऐसे लिखा ना, रूट पी बराबर 7 है, तो जब यहां से रूट हटेगा ना, ये रूट यहां से हटाओगे तो सामने आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो जो p की वैल्यू है ना, वो बन जाएगी 49। तो दो चीजें आपको बहुत बढ़िया से ध्यान रखनी है कि स्क्वायर हटता है तो सामने रूट लगेगा, और रूट हटता है तो सामने स्क्वायर लगेगा। ये चीज है ना, सबसे ज्यादा गणना में जो काम आती है ना, ये पक्षांतरण आता, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में काम आने वाली चीज। मैथ्स की क्लास है भाई ये सिर्फ, है ना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अब बराबर वाले कॉन्सेप्ट में एक और चीज मैं आप सभी बच्चों को सिखाना चाहूंगा। वो चीज ये है, देखिएगा, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आप सभी बच्चों के सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे ये है 30 इंटू 40 बटा 28 बराबर, ऐसी कोई गणना आ जाए ना, मान लीजिए 20 इंटू 10 बटा 7 इंटू मान लो कुछ भी के लिखा हुआ हो। एक और लिख देते हैं 324 इंटू 12 बटा 17 बराबर 48 इंटू 18 बटा 51 इंटू मान लीजिए पी लिखा हुआ कुछ भी, ठीक है। एक और वैल्यू लिख लेते हैं 2000 इंटू 30 इंटू 40 बटा 300 बराबर में 4000 इंटू 15 इंटू एक्स बटा 150, ऐसा कुछ वैल्यू लिखा हुआ है। अब मैं बहुत जरूरी चीज क्या सिखा रहा हूं, जो हमें गणना में, मल्टीपल में जो आपकी स्पीड बढ़ाने वाली चीज है ना, वो सिखा रहा हूं कि जब बराबर का साइन हो तो वैल्यू की गणना कैसे की जाती है। यहां भी देख लो किसका साइन है, बराबर का, यहां भी बराबर का, तो यहां मुझे के की वैल्यू लानी है, यहां मुझे पी की वैल्यू लानी है, यहां मुझे एक्स की वैल्यू लानी है। बात समझ में? यहां के की वैल्यू, वहां पी की वैल्यू, यहां एक्स की वैल्यू हमें लानी है।
तो ऐसी गणनाओं को कैसे करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, जब बराबर का साइन हो तो ऊपर वाली वैल्यू से ऊपर सॉल्व किया जाता है, बट्टे वाली वैल्यू से बट्टे में सॉल्व किया जाता है, और वज्र में हमेशा गुणा किया जाता है, वज्र में डिवाइड कभी भी नहीं किया जाता है। वापस सुनना, देखिएगा, अभी मैंने सिर्फ सवाल लिखे हैं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं किया आपके लिए। मैंने 3 प्रश्न लिखे हैं आपके सामने कि एग्जाम में इनकी गणना कैसे करनी चाहिए। मैं सिखा रहा हूं कि बराबर से बराबर की वैल्यू कैंसिल कैसे होती है। कल जब मैं आपको एमडीएच का रूल पढ़ाऊंगा, समय काम मजदूरी में ना, तो वहां पर बराबर के सामने बराबर वाली वैल्यू हम कैंसिल करेंगे। तब आपके लिए वो चीज है ना नई नहीं लगनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ वाकई में हम ये ऐसा कुछ पढ़कर आए हैं। बात क्लियर हुई? चलो, तो यहां देखना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और ये देखना 2 से कितनी बार, 2 बार कैंसिल। ऊपर वाली वैल्यू से ऊपर कैंसिल होता है, बट्टे वाली वैल्यू से बट्टे में। 7 से 28 बोलो 4 बार, 2 से ये बोलो 2 बार, 3/2। तो यहां से k का मान आ गया 3/2, और k का मान आप 1.5 भी लिख सकते हो। अब बताओ, पहली बात समझ में आई? सेम यहां पर देखो, बराबर से इधर की वैल्यू उधर कैंसिल हो सकती है और उधर की वैल्यू इधर में। 12 से 48 4 बार, 18 से 324 18 बार, और वैल्यू कैंसिल होती दिख रही है। 17 से देख लो 51 3 बार। अब देखो, 3 से 18 को कैंसिल मत कर देना, वज्र हमेशा गुणा होता, वज्र भाग नहीं देना कभी भी, ठीक है। चलो, तो 18 इंटू 3 54 हो जाएगा, और ये वैल्यू देखो 2 से 9 बार कटती है, 2 से 2 बार, तो 9 इंटू 3 अब गुणा हो जाएगा, 9 इंटू 3 27, और ये 2 गुणे वाला इधर आके भाग में, यही तो पक्षांतरण था। तो p की वैल्यू आ जाएगी 27 का आधा 13.5, जो है p की वैल्यू बन जाएगी। 13.5 इज द राइट आंसर। इसको हल करते हैं सेम, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 15 से 30 बोलो 2 बार, 4 से 40 बोलो 10 बार, 150 से 300 बोलो 2 बार, फिर देखो 2 से 2 कैंसिल, 10 दूना 20, तो अपने x की वैल्यू आ गई 20। अब ये चाहे 20 इधर लिखो या x इधर लिखो, क्रम विनिमय का नियम कहता है कि बराबर की वैल्यू को इधर उधर लिखा जा सकता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। इधर चाहे 20 बराबर x लिखो या x बराबर 20 लिखो, दोनों बातें समान होती है। अब मुझे बताओ, ये सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, मैं ये कहूंगा बोर्ड मार्क्स से भी ज्यादा जरूरी और जो काम के आने वाली बात है ना, ये है, आप मुझे बताओ समझ में आया? एक बार जय हिंद का मैसेज लिखकर बताओ सभी बच्चे। ठीक है, क्रॉस में मल्टीपल कर सकते हैं, क्रॉस में डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मेरे तो जज गई कि मैं इस 3 को 18 से कैंसिल कर लूं, तब हमें नहीं कैंसिल करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं बात बढ़िया से समझ में आई होगी। चलो, अब बात आ जाती है नियम की। जिन नियमों की मैं बात आपके सामने अभी कर रहा था, वो नियम आपको साक्षात दर्शन देने आ चुके हैं, और ये नियम अपने आप में बहुत ही जरूरी नियम है, ठीक है। और जरूरी नियम क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो मैं आज बात करूंगा, आपको ये चीज है ना, कल को फिर जब हम क्वेश्चन हल करेंगे ना, तब मैं जब डायरेक्ट इधर का उधर लिख दूंगा ना, कि भी 4 + 9 को मैंने बोला ये 9 + 4 भी सेम होता है, तो आपको वो नया नहीं लगना चाहिए, कहने का मतलब ये है बस, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम जो नियम पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट, वो है क्रम विनिमय का नियम, सीक्वेंस ऑर्डर, ऑर्डर एक्सचेंज भी बोलते, ध्यान रखना इसको, कम्युलेटिव लॉ बोलते हैं, कि जब संख्याएं गुणे और जोड़ में हो, उनको लिखने से, क्रम चेंज करने से उनके मान में कोई बदलाव नहीं आता है। वापस सुनना, जब संख्याएं जोड़ में हो या संख्याएं गुणा में हो, तब उनके क्रम चेंज करने से, मैं चाहे 4 + 7 लिखूं या 7 + 4 लिखूं, 9 इंटू 10 लिखूं या 10 इंटू 9 लिखूं, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब मुझे बताओ सभी बच्चे, अब ये सवाल ऐसे भी समझ लो, 2 + 3 + 7, 7 + 3 + 2 बराबर 3 + 7 + 2, तब भी रिजल्ट वही रहेगा। इनके क्रम चेंज करने से ये जोड़ भी 12 बनेगी,
ये जोड़ भी 12 बनेगी, ये जोड़ भी 12 बनेगी। सीक्वेंस चेंज करने से इनके एडिशन में कोई डिफरेंसेस नहीं आता है, और इस लॉ को हम बोलते हैं रूल ऑफ ऑर्डर एक्सचेंज या फिर क्रम विनिमय का नियम, और कम्युलेटिव लॉ इसका दूसरा नाम है, जो आपको ध्यान रखना है। अब मुझे बताओ, ये बात सबको समझ में आ चुकी है क्या? आज के बाद अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर बराबर में लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, तो वो कौन सा नियम होगा? वो होगा क्रम विनिमय का नियम। बात समझ में आई? ठीक है, तो कल को अगर ऐसा लिखा हुआ है ना 3 इंटू एक्स बराबर 4 इंटू 7, तो इसको मैं अगर ऐसे भी लिख दूंगा, ये ऐसे लिख दो 7 इंटू 4, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो आप इसके ऑर्डर एक्सचेंज कर दोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स की वैल्यू हम ला सकते हैं। अब वो मैं चाहे 4 इंटू 7 लिखूं तब भी वही बात है, 7 इंटू 4 लिखूंगा तब भी वही बात है। ओके, पहले सभी बच्चे बताओ, क्रम विनिमयता का नियम एकदम क्लियर है? अगला रूल आप सभी बच्चों के लिए है। तो पहला रूल हमारे सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, वो है क्रम विनिमय का नियम, जिसमें बोला है कि जोड़ और गुणा करने के क्रम बदलने पर उनके मान में कोई चेंजेस नहीं आता है। अगला अपने आप में बहुत जरूरी है, वो है योज्य तत्समक एडेक्टिव आइडेंटिटी। वह अंक जिसके जोड़ने और घटाने से कोई प्रभाव ना पड़े, वो हमेशा योज्य तत्समक कहलाता है। ध्यान से सुनना, ऐसी वैल्यू जिसके जोड़ने और घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो रहे तब भी ठीक, नहीं रहे तब भी ठीक, उसको हम बोलते हैं योज्य तत्समक एडेक्टिव आइडेंटिटी। बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनिएगा, मैं 12 प्लस 0 करूंगा तब भी 12 होगा, मैं 12 माइनस 0 करूंगा तब भी 12 होगा, और गणित में योज्य तत्समक का मान हमेशा 0 ही होता है। क्या होता है? हमेशा 0 ही। 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसके जोड़ने और घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसा सवाल आ जाए ना गणित में, किसी भी संख्याओं के लिए योज्य तत्समक का मान कितना होता है? योज्य तत्समक 0 होता है। बात समझ में आई? 0 के अलावा कुछ मत, अगर आप एक जोड़ लोगे ना ये 13 हो जाएगा, एक घटा लोगे ना ये 11 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, आज के बाद योज्य तत्समक पूछ ले तो आप उत्तर दे सकते हो? कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, हमारा उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है बस। सभी बच्चे बताइए, क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे सर जब योज्य तत्समक बता दिया तो एक गुणात्मक तत्समक भी बता दो। भाई जिसके जोड़ने और घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो तो ठीक है, अब एक ऐसी वैल्यू बता दो जिसके गुणे और भाग से कोई प्रभाव ना पड़े। तो जल्दी से सुनिएगा, अगली बात हम पढ़ रहे हैं गुणात्मक तत्समक, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी। वो तो थी एडेक्टिव और ये है मल्टीप्लेक्टिव, वहां पर जोड़ने की बात, घटाने की बात और यहां मल्टीपल की बात हुई है। एक ऐसी संख्या जिसके गुणा करने से या भाग करने से मान में कोई प्रभाव ना पड़े, वो हमेशा गुणात्मक तत्समक कहलाता है। जिसके जोड़ने घटाने से प्रभाव ना पड़े योज्य तत्समक कहलाता है, और घटाने से गुणा करने से प्रभाव ना पड़े गुणात्मक तत्समक या मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो आप देखो 17 इंटू 1 17 ही रहेगा, 20 इंटू 1 20 ही रहेगा, 17/1 17 ही रहेगा। बात समझ में आई? अब यहां पर डिवाइड आइडेंटिटी आ जाए तो वो भी वही 1 ही रहेगी, और सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो 0 रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है, जोड़ और बाकी के लिए तो 0 है, मल्टीपल और डिवाइड के लिए 1 होती है, ध्यान रखिएगा। अब बताओ, यहां तक की बात, तीनों चीजें क्लियर है? सभी बच्चे बताओ, सबसे पहला जो नियम हमने पढ़ा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला हमने पढ़ा है क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय क्या पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट? 2 इंटू 3 3 इंटू 2, 4 प्लस 7 7 प्लस 4। दूसरा पढ़ा मैंने योज्य तत्समक,
तो युज्य तत्समक में बोला था जिसके जोड़ने से और जिसके घटाने से कोई प्रभाव ना पड़े युज्य तत्समक कहलाता है। और फिर पढ़ा था गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी, जिसके गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़े तो वही होता है मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी या भाग देने से। उसके बाद अगली बात हम पढ़ेंगे युज्य प्रतिलोम। चलो, युज्य प्रतिलोम ये होता है कोई भी वैल्यू की ऐसा ऑपोजिट वैल्यू जिसको जोड़ते ही रिजल्ट 0 बन जाए, ऐसी वैल्यू जिसको जोड़ते ही उसका मान 0 हो जाए। तो प्लस के लिए माइनस उसका योज्य प्रतिलोम होता है और माइनस के लिए उसका प्लस की वैल्यू योज्य प्रतिलोम। तो अगर हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसी दो वैल्यू जिनका योग 0 बन जाए वो हमेशा एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। सॉरी 10 नहीं है 0 है ना। ऐसी दो वैल्यू जिनका योग 0 बन जाए वो एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है, एडेक्टिव इनवर्स कहलाते हैं। अभी तक क्या कहलाते थे? एडेक्टिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी, डिवाइड आइडेंटिटी और सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, यही कहलाते थे। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। 9 का योज्य प्रतिलोम -9, -4 का योज्य प्रतिलोम +4, इनको जोड़ लेंगे तब भी 0 आएगा, -4 और +4 कर लेंगे तब भी 0 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना प्लस की वैल्यू का योज्य प्रतिलोम माइनस होता है, माइनस की वैल्यू का योज्य प्रतिलोम प्लस का 4 होता है। ऐसे पेपर आ जाए ना -10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हो जाएगा +10। अब आप बताओ ये चीज अभी तक समझ में आई? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चे बताओ यहां तक की सबको बात क्लियर है क्या? एक बार जय हिंद का मैसेज लिख दो कि आपको यहां तक की सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, सब बच्चे बताओ। ये चारों के योज्य प्रतिलोम बता दिया मैंने। 9 का योज्य प्रतिलोम -9, -7 का +7, 11 का -11, -12 का +12। किसी भी नंबर का योज्य प्रतिलोम उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक दो बच्चे हैं ना इस रूल में एक इंपॉर्टेंट बात पूछ रहे, थोड़ा उनका डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूं। एक सेकंड में थोड़ा यहां चल रहा हूं। बोर्ड मास के नियम में पूछ रहे हैं कि सर अगर ब्रैकेट के अंदर ये बार हो तब क्या करना होता है? देखो ध्यान से सुनो, 3 -7 -4 हो ना भाई, तो आपको ये वैल्यू को ही हल करना। इसके अंदर जो भी साइन है ना इसको तो वैसा का वैसा रहने दो। 7 में से 4 गए, 7 में से 4 गए 3 आ जाएगा। आप अपने रिजल्ट के ऊपर इस पर ध्यान देना है कि ये वैल्यू किसके अंतर्गत आई है, इसको थोड़ा ध्यान। एक चीज हमें समझनी है वो होता है मोड। अब ये मोड क्या है? मॉड्यूलस भी बोलते हैं इसको, इसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं। अब ये मॉड्यूलस क्या है? अगर प्लस की 4 है ना तो इस मॉड्यूलस में वो 4 बन जाता है। प्लस का 7 है ना तो वो भी 7 रह जाता है, लेकिन माइनस का 7 है ना वो +7 हो जाता है। माइनस का 11 है ना वो +11, माइनस का 15 है ना वो +15 हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है 20 डिवाइड 4 प्लस -11 ऐसे मॉड्यूलस लगा हुआ। तो मॉड्यूलस में हमेशा ध्यान रखना चाहे वो वैल्यू प्लस की हो तो प्लस रहती है, लेकिन माइनस की वैल्यू भी प्लस में हो जाती है। तो एक तरह से मॉड्यूलस का काम होता है सारी वैल्यू को प्लस में लेकर आना। प्लस तो प्लस में ही रहेगा, लेकिन जो वैल्यू नेगेटिव होगी ना ये माइनस का 11 भी बाहर आके प्लस का 11 बन जाएगा। क्या बात समझ में आई? मॉड्यूलस कैसे काम करे। रेखा बंधनी अलग चीज है, मॉड्यूलस अलग चीज है। ठीक है, चलिए तो यहां तक की बातें उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। ये नियम हमने पढ़े हैं और जो भी आज इतने सारे जरूरी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो आपको सबको क्लियर हुए होंगे। हमने सबसे पहले क्रम विनिमय का नियम पढ़ा, फिर योज्य तत्समक पढ़ा, फिर गुणात्मक तत्समक पढ़ा, योज्य प्रतिलोम पढ़ा और सारी चीजें उम्मीद करता हूं यहां तक बढ़िया से क्लियर हो चुकी होगी। अब सुनिएगा आगे। अब अगली बात आप सभी बच्चों को सीखनी है और वो है वज्र गुणा करना। अब देखो मैंने बराबर का गुणा और भाग आप सभी बच्चों को अभी सिखाया था। बताओ
बराबर का गुणा और भाग अभी आप सबको सिखाया था। ऊपर वाली वैल्यू से ऊपर की वैल्यू की गणना होती है, बट्टे वाली वैल्यू से बट्टे की गणना। लेकिन अब हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वज्र गुणा करना। लेकिन इसको हल करने से पहले मैं थोड़ी सी बात ऐसे लिख देता हूं, x बटा 4 बराबर 20/8 लिख दो भले ऐसे। तो आपको क्या करना, अगर डायरेक्ट कैंसिल वाली बात तो सीख चुके हो तो बढ़िया है, नहीं तो देखो इसका गुणा इससे होगा, इसके गुणा इससे होगा। 8 इंटू एक्स बन गया 8x, 20 इंटू 40 हो गया 4 हो गया 80। तो यहां से अपने x की वैल्यू बन जाएगी 10। तो वज्र गुणा इस प्रकार से आपको किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट कट कर सकते हो तो देख लो 4 से 8 2 बार, 2 से 20 देख लो 10 बार, लेकिन वज्र गुणा आपको इस तरह से करना है। तो ये एक आइडेंट ऐसी वैल्यू हमें दे रखी है और इसका हमें सॉल्यूशन लाना है। अब बताओ ये चीज पता है मैं क्यों सिखा रहा हूं? आगे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, या फिर एक चैप्टर पढ़ेंगे आयु संबंधी प्रश्न। तो वहां इस सवाल की बहुत जरूरत पड़ेगी हमें कि राम और श्याम की आयु का ये अनुपात है, राम का 4 साल बाद और मोहन का 5 साल बाद अनुपात 7:5 हो जाता है, तो प्रत्येक की उम्र बताओ। उस कंडीशन में ये फॉर्मेट बनता है और हमें एक्स की या के का मान लाते हैं और फिर गुणा भाग करते हैं। तो पहले हम गुणा सीखते हैं। वज्र गुणा का मतलब होता है क्रॉस मल्टीपल, 5 का गुणा इस पूरे समीकरण से, 7 का गुणा इस पूरे समीकरण से। तो 5 का गुणा तो होगा 3k+4 से और 7 का गुणा होगा 2k+5 से। तो 5 इधर भी गुणा होगा और 5 इधर भी। कहने का मतलब यह है 5 का गुणा दोनों वैल्यू से होगा। तो 5 3 15k प्लस 20 और 7 दूनी 14k और प्लस 7 5 35। अब बताओ ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये इधर। आप कहोगे ऐसा क्यों? छोटी वैल्यू हमेशा बड़ी वैल्यू के पास जाएगी। और ध्यान रखना ये वैल्यू इसमें कभी नहीं जुड़ सकती। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक नंबर है, इसका मान 3k, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आप ध्यान रखना, आप 2x में 3x जोड़ सकते हो, पर आप 2x में 3 कभी भी नहीं जोड़ सकते। ये तो 5x बन जाएगा, पर इसका कोई इलाज नहीं, इसका यही रहेगा। नंबर में नंबर जोड़ा जाता है, x में x की वैल्यू जोड़ी जाती है। ठीक है, तो यहां से k माइनस हो जाएगा, 14k 15 में से माइनस k, 20 इधर माइनस, तो रिजल्ट आ गया 15। और यही यहां देख लीजिए आपका साक्षात उत्तर बन चुका है। यही तो मैंने क्या, देखो 15k प्लस 20, 14k प्लस 35, ये इधर आया तो माइनस, ये उधर गया तो माइनस। छोटी वैल्यू बड़ी के पास आती है, ध्यान रखना। ये प्लस की वैल्यू छोटी है ना, ये 35 बड़ी है, तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ चुकी है 15। अब सभी बच्चे बताओ यहां तक की बातें सबको समझ में आ चुकी है क्या? अभी तक की बात में किसी का कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब देखो भी जो भी बच्चे YouTube पर इस सेशन को देख रहे हैं, ये आपका 2 डेमो सेशन मैंने रख दिए, इसके बाद लाइव क्लासेज ऐप के ऊपर ही होगी। तो जिनको ज्वाइन करना है, और मिनिमम फीस का डे भी आज आखिरी है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है उसके बाद इस बैच की फीस वापस इंक्रीज हो जाएगी। तो आज आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 डेमो सेशन सभी बच्चों के लिए हमने रख दिया, ऐप के ऊपर भी रख दिया, वो यूट्यूब के ऊपर भी रख दिया, ताकि जिनको ज्वाइन करना है आप कर लीजिए। उसके बाद आप भर्ती आने का इंतजार कर रहे हो तो आने के बाद आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक काफी कुछ कोर्स भी हो जाएगा, उसको बाद में थोड़ा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। बाकी जिनका टारगेट है कि इस बार भर्ती मुझे क्लियर करनी है, किसी भी हालत में क्लियर करनी है, तब आपको यहां पर जरूर अपनी तैयारी मैथ्स की शुरू कर देनी चाहिए। चलिए, तो वो बातें कंप्लीट हो चुकी है। आज मैंने बहुत जरूरी रूल सिखाए हैं, लेकिन अब जो मैं बात करने वाला हूं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखने वाला हूं। अब देखो, हमने अंकों के बारे में सीख लिया, स्थानीय जातीय मान सीख लिया, आरोही और अवरोही क्रम सीख लिया। उसके बाद हमने जो संख्याओं में, आज हमने बहुत सारे नियम सीख लिए, युजी प्रतिलोम वगैरह के नियम सीखे। आज हमने बोर्ड मास का इंपॉर्टेंट रूल सीखा कि विनकुलम कैसे काम करता है। उसके बाद हमने, और कल मैंने आपको जोड़ बाकी गुणा भाग सारे सिखाई दिए थे। आज हम सीखेंगे यूनिट कन्वर्जन, एक और यूनिट है, थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं, थोड़ा डिटेल से मैं इसके बारे में कल डिस्कस करूंगा। पर मैं ये टेबल इसलिए बता के जा रहा हूं, थोड़ा आपको कल ये याद करके आना है। ठीक है, आज इस टेबल की सिर्फ मैं बेसिक बात करूंगा, कल मैं इन इकाइयों को बदलना सिखाऊंगा।
आपके सामने 10-15 इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को किलोमीटर में, ये यूनिट कन्वर्जन आपको सिखाया जाएगा। इसलिए आपको ये टेबल याद होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इकाइयों की यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं, तो यूनिट कन्वर्जन के लिए यूनिट का मान पता होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई कि भाई 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ये छोटी छोटी इकाइयां आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो इकाइयां है ना, वो सारी की सारी है मात्रा के ऊपर, वस्तुओं को तोलने के ऊपर, तोल के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, 10 मिलीग्राम होता है 1 सेंटीग्राम के बराबर। 10 मिलीग्राम किसके बराबर होता है? 1 सेंटीग्राम। और ऐसे जब 10 सेंटीग्राम मिलते हैं ना, 1 डेसीग्राम बनता है। और ऐसे जब 10 डेसीग्राम मिलते हैं ना, 1 ग्राम बनता है। तो आप बताओ 1 ग्राम का निर्माण कैसे हुआ, वो समझ में आया? सबसे पहले मिलीग्राम से बना सेंटी, सेंटी से बना डेसी, और डेसी से बना ग्राम। ओके, ठीक है। अब सेंटी मिलीग्राम को अब देखो ऐसे लिख देना, मिली, इंग्लिश वाले बच्चे कह रहे सेंटी को CNTI, सेंटी, यही होता भी इसका इंग्लिश है ना, डेसीग्राम। अब देखो ग्राम से समझना, और 1 किलो में 1000 होते हैं। जब 100 किलो मिलते हैं 1 क्विंटल का निर्माण होता है, और 10 क्विंटल होते हैं तो 1 टन का निर्माण होता है, और जो 1000 किलो होते हैं तो 1 मीट्रिक टन। और ये आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली इकाइयां हैं, जो आगे चलकर अपने बहुत ही काम आने वाली है। बात समझ में आई सभी को? इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत है इस चीज में? एक की जगह 10 है। अरे भी ये टाइपिंग एरर है ना, इसको 10 कर देना ना, ये 10 है। देखो 10 से बड़ा 1, फिर 10 से बड़ा 1 डेसीग्राम, 10 से बड़ा 1 ग्राम, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। ठीक है, ये 100 किलो, 10 क्विंटल और 1000 किलोग्राम। पहले बताओ, ये थोड़ा आप सभी बच्चों को याद रखना पड़ेगा। इसका बढ़िया से चार्ट बना लेना, बहुत काम की चीज है। ठीक है, टन और मीट्रिक टन में, मीट्रिक में आगे कितना है भी, टन को समझो ना भी, ये 1 टन है ना, 1 मीट्रिक टन है। 1 मीट्रिक टन का मतलब एक तरह से यूं समझो 10 टन, 10 टन है ना। अब देखो 1 क्विंटल में 100 होते हैं, तो 10 क्विंटल में 10 इंटू 100, तो यहां से बन जाएगा ना 1000। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, 10 टन के, मीट्रिक टन के हिसाब से। इसका कन्वर्जन मैं कल सिखाऊंगा ना, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब यह चीज भी बहुत काम आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से गुणा करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। बात समझ में आई? और ये कैसे बनता है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, ध्यान रखना। और जब 0 से 0 कटता है ना, 2 से 5, 2 से 18, तो ये यहीं से बनता है 5/18। बात समझ में आई? और यहां से बन जाता है 18/5। यहां आता है 1/1000, यहाँ 1/3600, तो वहां से रिजल्ट बनता है। ये कल सिखाया जाएगा, अभी एक बार थोड़ा याद रखो बस। ये है अपने धारिता यानी लीटर की इकाइयां। ठीक है, धारिता यानी मापन की जो इकाइयां है धारिता में, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीलीटर, 1 लीटर में 0.2642 गैलन, और 1 गैलन में 3.785 लीटर। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान यहां पर रखनी है। फिर आते हैं समय के मात्रक, 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट के बराबर में 3600 सेकेंड भी लिख देना, क्योंकि आपको पता है इसकी भी कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे, एक साधारण वर्ष में 365, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 की हो जाती है, और जो इस बार है जैसे लीप वर्ष है 2024। फिर आ जाती है लंबाई की इकाइयां। लंबाई देख लो, 1000 मीटर में किलोमीटर हो गए 1,
एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर, एक गज में 0.91 मीटर, एक फुट में 12 इंचेस और एक गज में 3 फुट। ओके, जो आपके दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा काम आते हैं, थोड़ा उनको बढ़िया से याद करना। सारा याद नहीं करो तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लेना, ठीक है। जो आपके बॉक्सेस वगैरह मैं बना रहा हूं उसको याद कर लेना। चलो ठीक है, फिर भाजकता के नियम हम कल ही पढ़ेंगे। तो कल मैं कुछ यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन लाऊंगा और फिर आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बताएंगे, परसेंटेज, एवरेज, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है इन सब के वो पढ़ेंगे और आराम से अपने बेसिक को और बढ़िया ढंग से आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से कल के इंपॉर्टेंट सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आज के सेशन में मैंने सिखाई है, शुरू से एक बार बता देता हूं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था आज के सेशन में, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहां तक हमने सबसे पहले बोर्ड मास का नियम पढ़ा और उसके बाद हमने मॉड्यूलस वगैरह के बारे में बात की, बोर्ड मास के हमने क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद ये नियम पढ़े, गुणा पर कैसे काम करते हैं, भाग पर कैसे काम करते हैं, समान साइन का गुणा हमेशा प्लस में आता है, विपरीत साइन का गुणा हमेशा माइनस में आता है। ओके, ठीक है। ये गुणा सिखाया था, पक्षांतरण करना सिखाया था, और ये जरूरी चीज देखो ध्यान से सुन लो, स्क्वायर हटता है तो सामने रूट लगता है और रूट हटता है तो सामने स्क्वायर लगता है, और वैसे के वैसे क्यूब हटता है तो सामने क्यूब रूट लगता है और क्यूब रूट हटता है तो सामने क्यूब लगता है। ओके, फिर उसके बाद मैंने बराबर की वैल्यू को कैंसिलेशन सिखाया था आपको, उसके बाद हमने ये नियम पढ़े, क्रम विनय, योज्य तत्समक, उसके बाद गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम, और उसके बाद ये रूल्स के बारे में ब्रीफ किया था हमने, और फिर वज्र गुणा करना सिखाया, और उसके बाद हमने सीखा था कि ये यूनिट जो है उनका मान आपको याद करना है, याद करके आना। कल इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे और जरूरी बात है आप सभी बच्चों को और आगे सिखाई जाएगी। ओके, तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से कल के इंपॉर्टेंट सेशन में। अब जिन बच्चों को ज्वाइन करना है, 2 डेमो सेशन हो चुके हैं, आप लोगों के लिए आपको आइडिया हो चुका होगा कैसे सिलेबस वगैरह चलने वाला है, और क्लास जो है वो आपको जैसे क्लास कंप्लीट होती है 15-20 मिनट में रिकॉर्डेड क्लास भी अपलोड होती है बैच में, ध्यान रखिएगा, सिर्फ लाइव नहीं है, ये आपको पता है, ठीक है। बाकी सारी जानकारी मैं ऑलरेडी पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। थैंक यू, जय हिंद।